नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर आपका जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है शिक्षक के जो व्यक्तित्व के आयाम क्या है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिक्षक के व्यक्तित्व के आयाम। उसमें जो बताया गया है शिक्षक की जो व्यक्तित्व के जो आयाम हैं उसमें व्यक्ति के जो विभिन्न आयाम से गुण एवं जो व्यवस्था से है, क्या है, गुणों एवं व्यवस्था से है कि एक शिक्षक या व्यक्ति के व्यक्तित्व को समग्र एवं व्यापक रूप में विकसित करते हैं। जब हम शिक्षक को समाज निर्माण का दायित्व सौंपते हैं तो शिक्षक को अपने व्यक्तित्व में इन गुणों का समावेश करना चाहिए। इन गुणों का व्यापक प्रभाव शिक्षक की स्वयं की पहचान, जीवन दशा एवं मूल्यों पर आधार पड़ता है। अतः हम शिक्षक के जो व्यक्तित्व संबंधी जो आयाम का जो वर्णन निम्नलिखित प्रकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला बताया गया आदर्शवादिता। आदर्शवादिता, इसमें जो बताए गए एक शिक्षक के व्यक्तित्व का जो प्रमुख आयाम आदर्शवादिता होना चाहिए, क्योंकि आदर्शवादिता ज्ञान एवं जो व्यवस्था के अभाव में समाज को संतुलित रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है। एक आदर्शवादी शिक्षक ही समाज एवं मानव हित के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य कर सकता है। फिर बताया गया है सामाजिक कौशल। सेकंड में बताया गया है सामाजिक कौशल। इसमें जो बताया गया है सामाजिक कौशल के अंतर्गत शिक्षक को अपना संपूर्ण कार्य सामाजिक क्षेत्र में करना होता है और इसलिए शिक्षक को सर्वप्रथम सामाजिक कौशलों के बारे में व्यापक रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कौशलों के आधार पर ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। फिर आता है जागरूकता। जागरूकता, अब एक शिक्षक को अपने व्यक्तित्व में जागरूकता का समावेश अनिवार्य रूप से करना चाहिए और इसके लिए उसको सर्वप्रथम जागरूकता के वास्तविक अर्थ का ध्यान करना चाहिए और इसके उपरांत जागरूकता के क्षेत्र में निर्धारित करने चाहिए, जैसे राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक जागरूकता, शैक्षिक जागरूकता आदि। फिर आता है संघर्ष शक्ति। संघर्ष शक्ति के अंतर्गत जो बताया गया है कि एक शिक्षक को अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए ये समझ लेना चाहिए कि संघर्ष शक्ति क्या है तथा इसका जो व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान है। तो इसके पश्चात प्रत्येक शिक्षक को संघर्ष व्यक्तियों को अपने कार्य व्यवहार एवं व्यक्तित्व में स्थान देना चाहिए, क्योंकि संघर्ष शक्ति की व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान प्रदान करता है। फिर आता है समर्पण की भावना। समर्पण की जो भावना है उसमें जो बताया गया है कार्य करने से पर व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। एक शिक्षक को सर्वप्रथम ये समझना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व के लिए समर्पण की भावना क्यों आवश्यक है तथा उसको किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। इसके उपरांत शिक्षक को अपने व्यक्तित्व में
पूर्ण मनोयोग से कार्य करने की भावना का विकास करना चाहिए। फिर आता है उचित संप्रेषण। उचित संप्रेषण के अंतर्गत जो बताया गया है, शिक्षक को सर्वप्रथम संप्रेषण का महत्व समझना चाहिए और अपनी संप्रेषण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन लाने चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक उस समय तक अपने कार्य को प्रभावी रूप में संपन्न नहीं कर सकता है जब तक कि वह अपने विचारों में को क्रमबद्ध रूप से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने की योग्यता रखता हो। फिर आता है स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन, इसमें जो बताया गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कहावत के बारे में शिक्षकों को पूर्ण विचार करना चाहिए कि इसके उपरांत अपने मन एवं जो शरीर को स्वस्थ रखने के उपायों का अनुकरण करना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्रों को स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन विकसित करने संबंधित गतिविधियों में संलग्न रख सकता है। तो इस प्रकार एक शिक्षक को अपनी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। फिर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो बताया गया है, सर्वप्रथम एक शिक्षक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यक्ति की अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता से दूर रखना होता है। इसलिए एक शिक्षक को सर्वप्रथम अपने व्यक्तित्व एवं कार्य व्यवहार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश करना चाहिए। इसके उपरांत छात्रों में तथा समाज में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यापक प्रसार करना चाहिए। फिर आता है अपना आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के अंतर्गत जो बताया गया है, एक शिक्षक को अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए तथा आत्मविश्वास की जो आवश्यकता है महत्व पर भी व्यापक विचार करना चाहिए। आत्मविश्वास के आधार पर ही शिक्षक अपने व्यापक दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। आत्मविश्वास के अभाव में शिक्षक न तो अपने दायित्वों का पालन कर सकता है और न ही छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अतः शिक्षक को व्यक्तित्व के इस महत्वपूर्ण तथ्यों को गंभीरता से समझना चाहिए। फिर आता है अपना व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अंदर बताया गया है, एक शिक्षक को व्यक्तित्व के जो प्रमुख तत्व व्यापक दृष्टिकोण को समझना चाहिए। व्यापक यानी कि दृष्टिकोण को हमको पशु से मानव बनाता है, अन्यथा हमारे जीवन में जो पशुओं की भांति स्वार्थ एवं अपने पोषण से संबंधित हो जाएगा। व्यापक दृष्टिकोण समझने के उपरांत शिक्षक को इस आयाम को अपने व्यक्तित्व एवं कार्य व्यवहार में समाहित करना चाहिए। फिर आता है सार्वजनिक हित। इसमें जो बताया गया है, शिक्षक को सर्वप्रथम जो सार्वजनिक हित की भावना के बारे में विचार करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि समाज में सार्वजनिक हित की भावना को यदि समाप्त कर दिया जाए तो समाज में स्वार्थ एवं संघर्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष नहीं रहेगा।
इसलिए एक शिक्षक को सर्वप्रथम सार्वजनिक हित की भावना अपने व्यक्तित्व में समावित करनी चाहिए। फिर आता है सद्भावना। सद्भावना के अंतर्गत जो बताया गया है, एक सद्भावना मानव जीवन के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है। एक शिक्षक को सद्भावना के तथ्य को पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भावना रखते हैं तो हमारे मन को अभूतपूर्व जो आत्मसंतोष प्राप्त होता है, और साथ ही जिस व्यक्ति के लिए हम सद्भावना रखते हैं तो उसको तो सुख प्राप्ति ही है। फिर आता है अपना सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय। सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय। इसमें जो बताया गया है कि इस मानवीय संसार में मात्र सिद्धांत एवं जो आदर्शों से कार्य नहीं चलता, वरन सिद्धांत एवं व्यवहार में भी समन्वय से कार्य चलता है। यदि कोई सिद्धांत व्यवहार में उपयोगी नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं हो सकता। इसलिए एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि सर्वप्रथम हम उन सिद्धांतों को अपने व्यक्तित्व में समावित करना चाहिए जो उसके स्वयं के लिए तो समाज के लिए उपयोगी हो। फिर आता है सादगी। व्यक्तित्व का जो प्रमुख पक्ष सादा जीवन, उच्च विचार होता है। जब व्यक्ति सादगी एवं सात्विकता से युक्त जीवन व्यतीत करता है तो उसके मन में विचार भी सात्विकता एवं सादगी से युक्त होते हैं। एक शिक्षक के लिए जीवन में सादगी का समावेश अति शून्य बना दिया जाता है, और आज जिसके उसको वर्तमान समय की जो चकाचौंध में विवेक शून्य बना देता है, समाज के जो सद्गुणों का वैषम्य कर दे रहा है। तो ये एक शिक्षक को सादगी को स्वयं स्वीकार करते हुए दूसरों को इसे सिखाना चाहिए। फिर आता है संवेगात्मक स्थिरता। इसमें जो बताया गया है कि एक शिक्षक को संवेगात्मक स्थिरता की आवश्यकता है। इसके विकास की समाज में व्यापक रूप से चर्चा करनी चाहिए। इसकी उपयुक्तता को समझते हुए शिक्षक को स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण करना चाहिए तथा दूसरे के संवेगों को समझना चाहिए। फिर आता है नेतृत्व। इसमें जो बताया गया है कि नेतृत्व की जो क्षमता है व्यक्तित्व का जो प्रमुख आयाम माना जाता है, और नेतृत्व की भावना से शिक्षक समाज में अच्छे व्यक्ति एवं अच्छे गुणों को अपने हृदय में एकत्रित कर सकता है, और गुणों से उसकी आत्मा सुदृढ़ होती है तथा नेतृत्व से यह समाज में व्यक्ति को सही मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए एक शिक्षक को सदैव नेतृत्व के गुणों युक्त होना चाहिए। फिर आता है इसी में जो बताया गया है कि यदि एक शिक्षक इन सभी आयामों को सर्वोत्तम रूप में अपने व्यक्तित्व में समावित कर लेता है तो उस शिक्षक के द्वारा समाज को सुधारना, स्वयं को पहचानना एवं जीवन दिशा को सर्वोत्तम रूप प्रदान करना कठिन कार्य नहीं होगा। तो ये एक शिक्षक के जो व्यक्तित्व के जो आयाम है उसके बारे में अपन ने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। आज के लिए इतने काफ़ी है। कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर धन्यवाद।